हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक्चुअली एक टाटा ग्रुप की कंपनी को डिस्कस करने वाला हूं जिसको बहुत ज्यादा लोग ट्रैक नहीं कर रहे होंगे या अपने वॉच लिस्ट में ऐड नहीं करके रखा होगा। अभी ज्यादातर फोकस जैसे टाटा पावर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा कॉफी, इन सब कंपनीज पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड मार्केट्स कल 4 दिन बाद खुल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस कंपनी को आपको अपने रडार पे जरूर रखना चाहिए। एंड पर्सनली मैं इसमें खुद परचेजिंग करने वाला हूं, बट लेट्स सी, थोड़े दिन ट्रैक करूंगा, उसके बाद देखता हूँ कब इसको परचेज करूंगा। एंड जब भी परचेज करूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट डाल दूंगा। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, तो सबसे पहले एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आ गए हैं। पर्सनली जो एक्सपेक्टेशंस थी एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट से, कहीं ना कहीं वो फुलफिल होती हुई नजर नहीं आ रही है। प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इनफैक्ट अराउंड 20% का इंक्रीज देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर। सिर्फ इंटरेस्ट अर्न की बात करें तो अराउंड 10%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। बट सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग मेरे लिए ये है कि जो नेट प्रॉफिट अराउंड 20% इंक्रीज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर 8186 करोड़ का जो था प्रॉफिट, वो इस साल अभी 10,055 करोड़ का हो रहा है। बट उसमें आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, जो प्रोविजंस है लास्ट ईयर जो 5693 करोड़ के जो प्रोविजंस थे वो अभी 3312 करोड़ के हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अराउंड 1350 करोड़ के आसपास प्रोविजंस कम हुए हैं, जिसके कारण नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो अगर 8186 में 1350 अगर इंक्लूड कर देते हैं तो अराउंड 9500 करोड़ ऐसे ही हो जाते हैं। 10,055 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है एचडीएफसी बैंक से, वो ग्रोथ लास्ट काफी टाइम से एचडीएफसी बैंक दिखा नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं मैं भी एचडीएफसी बैंक के अच्छे खासे शेयर्स होल्ड करता हूँ। इनफैक्ट बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक ही है मेरे पास। तो रिजल्ट्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है। अभी तक वो ग्रोथ देखने को नहीं मिला है एचडीएफसी बैंक से जितना एक्सपेक्टेशंस थी। लेट्स सी क्या होता है। कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी के मर्जर के बाद जो पॉजिटिव रिस्पांस मिला था एचडीएफसी बैंक को, वापस से नेगेटिव में इनफैक्ट बदल चुका है। क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स में ये एक फैक्ट है कि रिजल्ट्स आने से पहले ही कहीं ना कहीं जो बिग इन्वेस्टर्स हैं, इनसाइडर्स के थ्रू उनको कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रिजल्ट्स खराब आने वाले थे, इसी वजह से एचडीएफसी बैंक में वापस डिक्लाइन देखने को मिला। तो एट प्रेजेंट मुझे लगता है कि अराउंड 3 to 4% मैक्सिमम फॉल आ सकता है। उसके बाद ज्यादा फॉल नहीं आना चाहिए क्योंकि एचडीएफसी बैंक भागा ही नहीं है। तो इस पॉइंट से मुझे नहीं लगता अब ज्यादा कोई पेन बाकी है। बट जैसा ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस थी वैसा बैंक फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो चलिए चलते हैं उस कंपनी की तरफ जिसको मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर अपनी फोकस में रखें। इस कंपनी का नाम है टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैं इसको 250 अराउंड 250-300 के लेवल्स के बीच में जब ये घूम रहा था तब मैं इसको ट्रैक कर रहा था। बट समहाउ मेरे से गलती हुई, मैं अपना पेशेंस खो दिया एंड उसके बाद अपनी वॉच लिस्ट से हटा दिया। बट अभी मैं कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट्स देख रहा था जो रिसेंट में रिजल्ट्स आए हैं। तो टिनप्लेट कंपनी के जो मार्च क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं वो काफी अच्छे आए हैं। तो ये वापस फोकस में आ गई एंड मैंने देखा इसका शेयर प्राइस भी 400 क्रॉस कर चुका है। तो चलिए ये देखते हैं कंपनी करती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड की सब्सिडियरी है। टाटा स्टील का इसमें अराउंड 75% का स्टेक है। एंड टिनप्लेट प्रोड्यूसर की इनफैक्ट नंबर 1 कंपनी है इंडिया में और ये अच्छा खासा मार्केट शेयर एंजॉय करती है डोमेस्टिक मार्केट में। एंड मुझे लगता है आने वाले दिनों में टिन प्लेट्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इसके हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है एंड डिफरेंट ऑफिसेस है। इनका जो एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो झारखंड में लोकेटेड है। इसके जो प्रोडक्ट्स एंड एप्लीकेशंस है वो बेसिकली जो पैकिंग यूज होती है, पैकेजिंग, बेसिकली एडिबल ऑयल्स, जिसमें जो टिन में आते हैं एडिबल ऑयल्स, पेंट्स, एरोसॉल्स बेसिकली डिओड्रेंट, परफ्यूम, ये सब काइंड ऑफ चीजें हो गई। एंड बैटरी कंपोनेंट्स, प्रोसेस्ड फूड्स, तो इन सब में काफी ज्यादा एप्लीकेशंस है। मुझे लगता है इस सेक्टर में काफी ज्यादा टेलविंड्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो फूड एंड बेवरेज पैकेजिंग में जो टिन है उसको यूज करने की वजह से फूड एंड बेवरेजेस की जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाती है। एंड कहीं ना कहीं अभी फूड एंड बेवरेजेस आप देख रहे होंगे काफी ज्यादा
पैक्ड फूड्स एंड बेवरेजेस आने लगे हैं, तो जिसके कारण सेल्फ लाइफ इंक्रीज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। एंड जैसे जैसे प्रोफेशनल क्लास राइज कर रहा है वैसे वैसे एकदम मार्केट जाके फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या फिर जो भी रेडीमेड स्नैक्स है या कुछ भी है उसको डेली लाना पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक स्टोरेज फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें टिन प्लेट का बहुत स्ट्रांग रोल रह सकता है। जैसे फूड पैकेजिंग सेक्टर से काफी अच्छी डिमांड ग्रो कर रही है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो प्लास्टिक में जो ज्यादा से ज्यादा पैकेजिंग होती है उसकी डिमांड कहीं ना कहीं फ्यूचर में कम होगी ही होगी। आउट ऑफ इंडिया तो काफी ज्यादा कम होने लगी है, बट अभी इंडिया में इतना ज्यादा फोकस आया नहीं है। बट कभी ना कभी विद इन अ ईयर और 2 या मे बी 3 4 5 ईयर्स में गवर्नमेंट का फोकस जरूर जाएगा जिसमें प्लास्टिक पैकेजिंग को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। तब कहीं ना कहीं टिन प्लेट की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। एंड जो फूड प्रोडक्ट्स की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। एंड एक्सपोर्ट्स में टिन प्लेट का बहुत ज्यादा बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि फूड प्रोडक्ट्स को पैक करके फॉरेन कंट्रीज भेजने में टिन प्लेट काफी अच्छा रोल निभाएगा। जैसे वही ये वेबसाइट से मैंने निकाला है इनके टिन प्लेट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी। ये बेसिकली सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली है। जो भी टिन प्लेट है उसको आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिसाइकिल कर सकते हैं उसकी पैकेजिंग को, उसके बावजूद जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो लूज नहीं होती है, लॉस नहीं होती है। तो ये कहीं ना कहीं काफी एडवांटेज हो जाता है। तो उससे क्या होता है, मिनरल रिसोर्सेज कंजर्व होते हैं, कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस होता है, एयर वाटर लैंड पोल्यूशन कम होता है। एंड ऑब्वियसली जो लैंडफिल में वेस्टेजेस वगैरह है, लैंडफिल्स के कारण जो पोल्यूशन हो रहा है वो कम होता है। तो कहीं ना कहीं मैं पर्सनली वैसी कंपनीज को सिलेक्ट करना चाहता हूं जो ग्रोथ सेक्टर में हो। किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी इंडस्ट्री में एक लाइफ साइकिल होती है, उसको बेसिकली ऐसे बोलते हैं कि उसमें मोस्टली 4 स्टेजेस होते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन में ठीक है बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है, पता नहीं चलता कि कौन सी कंपनी इमर्जिंग है या इंडस्ट्री इमर्जिंग है। बट कहीं ना कहीं ग्रोथ स्टेज में अपने को कंपनीज पकड़नी पड़ेगी अगर अपने को बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने हैं मार्केट से, क्योंकि मैच्योरिटी स्टेज में पहुंचने के बाद रिटर्न्स मिलेंगे बट कहीं ना कहीं बहुत मॉडरेट रिटर्न्स मिलेंगे। एंड डिक्लाइनिंग स्टेज में तो कहीं ना कहीं नेगेटिव रिटर्न्स मिलेंगे। तो मुझे लगता है ये इमर्जिंग सेक्टर है, ग्रोथ अभी इसकी लाइफ साइकिल में ग्रोथ स्टेज पे है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये पूरा सेक्टर ही बहुत अच्छा कर सकता है, स्पेसिफिकली जिसमें टाटा टिन प्लेट का सबसे ज्यादा होल्ड है। मुझे लगता है ये कंपनी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करेगी। आप इसका प्राइस मूवमेंट देखिए, काफी सालों तक ये बहुत ज्यादा प्राइस मूवमेंट नहीं हो रहा था, बट 2018 में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ, बट उसके बाद से फिर से डिप हो गया। एंड अभी लास्ट ऑलमोस्ट 2 ईयर से कंसिस्टेंटली राइज कर रहा है इसका प्राइस। तो ऐसा क्या हुआ 2018 में जिसका प्राइस इतना डिप हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं कंसर्निंग हो जाता है कि भाई प्राइस जब इतना राइज हुआ फिर से फॉल हो गया है, अभी तो उससे भी ज्यादा राइज कर गया है, तो कहीं वापस से डिप ना हो जाए। बट ये ऑब्वियसली पिक्चर इनकम्प्लीट है, क्योंकि आप ये देखिए ये पी रेशियो का ग्राफ है। इसमें आप जनवरी 2018 में देखिए पी रेशियो ऑलमोस्ट 50 क्रॉस कर चुका था। आप यहाँ देखिए जो ईपीएस है ये डिक्लाइन हो रहा था या कहीं ना कहीं काफी कम था, उसके कंपैरिजन में प्राइस अर्निंग्स यानी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो प्राइस अर्निंग्स रेशियो मोर देन 50 क्रॉस हो गया था। तो उसके बाद इतना प्राइस सस्टेन नहीं हो पाता, वैल्यूएशन अनरीजनेबल हो गई थी, तो काफी ज्यादा डिप होने लगा, प्राइस डिप होने लगा, जिसके कारण वापस बिलो 10 भी पहुंच गया था। एंड अभी लास्ट फ्यू क्वार्टर से आप देखिए एक्सपोनेंशियली इसकी अर्निंग्स ग्रो करने लग रही है ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वार्टर्स से। तो उसके बाद से प्राइस रेगुलरली बढ़ रहा है इसका 5 to 6 क्वार्टर से, बट उसके बावजूद अर्निंग्स कहीं ना कहीं प्राइस से भी ज्यादा स्पीड से दौड़ रही है, जिसके कारण प्राइस अर्निंग्स रेशियो कम होते जा रहा है। तो अभी जो इसका प्राइस अर्निंग्स रेशियो है वो ऑलमोस्ट इनफैक्ट मीडियन पी 14.6 है, जिससे नीचे चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है वैल्यूएशन के नजरिए से भी। एंड आप ये देखिए यहाँ इतनी ज्यादा सेल्स एंड प्रॉफिट्स नहीं थे कंपनी के, बट यहाँ लास्ट फ्यू क्वार्टर्स पे आप फोकस करिए, काफी ज्यादा 6 to 7 क्वार्टर्स में सेल्स अच्छी खासी बढ़ रही है। एंड ऑब्वियसली थोड़े से मार्जिन्स में डिप आया है परसेंटेज वाइज, बट कहीं ना कहीं ऑब्वियसली अब कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, सेल्स कर रही है, तो मार्जिन्स थोड़े से कंट्रोल में आएंगे। बट एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स है, यानी इसमें जो मोस्टली जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो है स्टील, तो उसके प्राइसेस काफी बड़े हैं, जिसके कारण मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आया है।
बट सेल्स एक्सपोनेंशियली ग्रो करना स्टार्ट कर चुकी है। आप देखिए जून 2019 में 561 करोड़ की सेल्स थी, जो कुछ क्वार्टर्स तक ऑब्वियसली उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी, एंड उसके बाद मार्च से जून 2020 में काफी ज्यादा डिप आ गई थी कोविड की वजह से। बट उसके बाद से कंपनी रैपिडली ग्रो कर रही है। कहीं ना कहीं कोविड का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहा है फूड पैकेजिंग पे, तो जिसके कारण एक्सपोनेंशियली सेल्स इंक्रीज करने लगी है। आप देखिए 531 टू 615, 755, 866, 977, 1180, एंड रिसेंटली इसका जो मार्च 2022 का रिजल्ट्स आए हैं उसमें 1227 करोड़ की सेल्स की है कंपनी, एंड नेट प्रॉफिट तो 9 करोड़ से, उसके बाद एक बार कोविड की वजह से नेगेटिव प्रॉफिट हुआ, बट उसके बाद से अभी 114 करोड़ हो गए नेट प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी अच्छी खासी स्पीड से बढ़ रहा है। 0.84 ईपीएस था जो अभी अराउंड 11 के आसपास पहुंच गया है। तो इस ग्रोथ की वजह से अपने को ऑब्वियसली फोकस रखना पड़ेगा इस कंपनी पे। एंड बैलेंस शीट देखिए आप, यहाँ पे अगर देखते हैं मार्च 2011 में आपकी बोरोइंग्स काफी ज्यादा थी कंपेयर टू रिजर्व्स। 247 करोड़ की रिजर्व्स थी, जिसके कंपैरिजन में बोरोइंग्स 320 थी। तो ऑलमोस्ट अगर पूरा इक्विटी कंसिडर किया जाए तो ऑलमोस्ट 1:1 या 1 से थोड़ा कम था डेट टू इक्विटी रेशियो। बट यहाँ देखिए आप 2022 में कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है, तो ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। मेरी फोकस में वो कंपनीज बहुत हमेशा से रहती है जो उनकी बोरोइंग्स कम होती है या बोरोइंग्स को डिक्रीज किया जाता है, डेट को डिक्रीज किया जाता है। उसके बाद कैश फ्लोज आप देखिए, रेगुलरली कंपनी प्रॉफिट्स जनरेट करने के साथ साथ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कैश फ्लोज नेगेटिव हैं, इसका मतलब ये है कि कंपनी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रही है। आप देखिए मार्च 2022 ईयर में एंडिंग में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 373 करोड़ यानी अच्छे खासे कैपेक्स प्लान भी है कंपनी के, क्योंकि जो डिमांड है बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है ना, उसके कारण कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी ही पड़ेगी ताकि फ्यूचर में डिमांड मीट कर सके। उसके बाद आप रेशियोज देखिए, कैश कन्वर्शन साइकिल ऑलमोस्ट 8 की है, तो बहुत यानी ऑलमोस्ट 8 डेज में प्रोडक्ट्स वगैरह सेल होके वापस सब कुछ पैसा रिटर्न आ जाता है। तो 8 डेज में कैश कन्वर्शन साइकिल बहुत स्ट्रांग है। काफी ये लास्ट 2 इयर्स में कैश कन्वर्शन साइकिल कम भी हुई है, तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रोमोटर्स की यानी टाटा स्टील लिमिटेड की 74.96 पे कांस्टेंट है। एफआईआईज ने भी धीरे धीरे अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। डीआईएस की होल्डिंग खास नहीं है। पब्लिक की थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग 75% पे है। उसके बाद आप देखिए लास्ट 1.5 मंथ से या 2 मंथ से ये शेयर कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है। तो कहीं ना कहीं अभी मैं तो जो करने वाला हूँ उसको अपने रडार पे रखने वाला हूँ। मौका मिलेगा या अराउंड 400 के आसपास मेरे को ये अगर स्टॉक मिलता है तो मैं परचेज करना चाहूंगा। बट अगर जस्ट इन केस ये डिप नहीं हो रहा होता है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा इसी लेवल पे ही। फाइनेंशियल्स देखते हैं, ये 4500 करोड़ की कंपनी है। इसका करंट प्राइस 428 है। 52 वीक हाई जो है इसका 443, उसी के आसपास है इसका करंट प्राइस भी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ देखिए आप, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 47% एंड 35%। अमेजिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो ये सेल्स के साथ साथ अच्छे खासे रिटर्न्स भी जनरेट कर रही है कंपनी। एंड स्टॉक पी देखिए 12.7 का है। अराउंड मीडियन पी मैंने दिखाया था 14.6 के आसपास था, तो अराउंड 12.7। एंड इतनी रैपिडली कंपनी ग्रो कर रही है जिसकी वजह से जिसके बावजूद अभी स्टॉक भी काफी कम है, तो फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। लास्ट 1.5 ईयर्स या 2 ईयर्स में शेयर प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा है, बट कहीं ना कहीं अर्निंग्स उससे भी ज्यादा स्पीड से ग्रो की हैं, तो कहीं ना कहीं अभी इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल बाकी है। अभी तो ऐसे लगता है कि स्टोरी हैज जस्ट स्टार्टेड अनफोल्डिंग। तो मैं इसको जरूर अपने रडार पे रखने वाला हूँ। एंड टाटा ग्रुप की कंपनी है तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट वैसे ही बढ़ जाता है। तो मैं तो यही बोलूंगा आप लोग भी इसको रडार पे रखिए एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अगर मैं पर्सनली अगर मैं लेता हूँ तो आप लोग को अपडेट कर दूँ। एंड ऑब्वियसली लास्ट में डिस्क्लेमर कि ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं थी। आप लोग प्लीज 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 अपने एनालिसिस खुद करिए। किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरे या किसी के भी बोलने पे कोई इन्वेस्टमेंट मत करिए। खुद का रिसर्च बहुत जरूरी है। एंड ऑब्वियसली मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, बट हाँ फ्यूचर में मेरा प्लान्स जरूर है
क्योंकि मैं एमबीए हूँ फाइनेंस में, तो एक रिक्वायरमेंट तो पूरी करता हूँ, उसके बाद बाकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करके मैं जरूर सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर बनूंगा।